जो अपनों को स्वदेश लाना है और सरकार अपनी ओर से लगातार कोशिशें कर रही है और दुनिया हैरान है, लेकिन अपने अभी परेशान है और इसीलिए लगातार अपडेट खबरें तक आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि चिंता सभी को है, क्योंकि भारतीय छात्र इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अभी भी उनके परिजन भारत में रहकर गुहार सरकार से लगा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में क्या चल रहा है, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ी मीटिंग है देश में भी, भारत में भी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी भी तेज हो चुकी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी आज होनी है और पीएम मोदी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सीसीएस की बैठक में भारतीयों को वापस लाने पर मंथन होगा। यूक्रेन में आगे भारत का पक्ष क्या हो, भारत क्या कर सकता है, इस पर भी रणनीति जरूर होगी और इस पर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि चाहे यूएस की बात करें, चाहे रूस की बात करें, हमारे रिश्ते उनसे कैसे हैं, ये जग जाहिर है। और ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है, तो भारत की भूमिका इसमें क्या है और क्या नहीं है, और हम पर इसका क्या असर पड़ेगा, कई सवाल है जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी अब जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन साहब, जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है इन मामलों के, वो आपको तमाम जानकारी देंगे जो आपके मन में लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे साथ दिनेश नैन साहब जुड़ भी चुके हैं। नैन साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। लगातार आप जानकारी भी दे रहे हैं और आप विदेशी मामलों के बहुत अच्छे से जानकार हैं। बहुत से मन में सवाल हमारे दर्शकों के भी होंगे। फिलहाल जो अभी यूक्रेन में चल रहा है, रूस अब भी हमला कर रहा है सर, दूसरी तरफ बातचीत की मेज पर आने की बात हो रही है, बातचीत की पेशकश यूक्रेन की तरफ से की गई है। इन दोनों के बीच अब आगे क्या होगा, दर्शक जानना चाहते होंगे, खासकर वो परिजन जिनके बच्चे अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। देखिए, अभी अगर देखा जाए तो एक तरीके का हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है, जिसके अंदर मिलिट्री वॉरफेयर के साथ साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, चाहे प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हो, ये सारा उसका एक हिस्सा बन करके हम देख रहे हैं जी। जहां तक सवाल है जेलेंस्की का, जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के और किसी बंकर में छुपे हुए हैं जी। देखिए, उनको इतने दिनों से मैं समझता हूं सब कुछ जानते हुए भी वो पता नहीं क्यों अमेरिका की बातों में आते रहे और आज यूक्रेन की ये हालत हो गई। ये अच्छी तरह से जानते थे वो कि यूक्रेन के जो अंदर कभी नेटो जल्दी से यूक्रेन को अपने सदस्य नहीं बनाएगा। उसका मुख्य कारण है कि 2014 से लेके और अब तक यूक्रेन का जो पूर्वी क्षेत्र है, डोनबास का इलाका, जहाँ पे कि रूस समर्थित लोग ज़्यादा हैं, रूस की भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, वहाँ से साउथ में चले ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव की तरफ, तो उस बॉर्डर की जो बेल्ट है समुद्र के साथ साथ उसमें भी रशियन स्पीकिंग लोग बहुत ज़्यादा हैं और ये लोग हमेशा से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते आए हैं, जिसका यूक्रेन की सेना ने और यूक्रेन की जो सरकार है उसने विरोध किया। मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 की जो 1994 के अंदर जो बेलारूस के अंदर इनकी मीटिंग हुई, जिसमें कि फ्रांस ने और जर्मनी ने, यूक्रेन ने और रूस ने हिस्सा लिया और जिसके अंदर ये संधि हुई कि वो लोग अब इनको तंग नहीं करेंगे और इनको ऑटोनॉमी देंगे, यहाँ पे इलेक्शन कराएंगे, रेफरेंडम कराएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उल्टा जो यूक्रेन है और जो इनके जेलेंस्की साहब जो इनके प्रेसिडेंट हैं, वो अमेरिका की बातों में आते गए कि हम नेटो में आ जाएंगे। नेटो कभी भी डिस्टर्ब यूक्रेन को अपने अंदर शामिल नहीं करेगा, क्योंकि नेटो को पता है, यूरोपियन देशों को पता है नेटो के कि इनका बॉर्डर लगता है यूक्रेन से, और अगर ये जो अलगाववादी लोग जो कि रूस समर्थित हैं, ये सब के सब यूरोप में घुस जाएंगे। तो जब तक ये शांत नहीं होता मामला, तब तक नेटो की सदस्यता यूक्रेन को मिलने वाली है ही नहीं। और बार बार रूस कहता रहा कि आप ये ना करें, क्योंकि 1990 के अंदर अगर हमें याद हो जब सोवियत संघ टूटा था, तो उस टाइम पे एक नाटो रूस के साथ में एक फाउंडिंग एक्ट है, एक संधि है, जिसके अंदर यह डिसाइड किया गया था कि जब सोवियत संघ टूट गया तो अब नेटो कंट्रीज का कोई मतलब नहीं है, नेटो ग्रुप का कोई मतलब नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो सारे के सारे इकट्ठे हो रखे थे, और ये लोग भी धीरे धीरे नेटो को खत्म कर देंगे, जर्मनी से आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। उधर यूक्रेन ने यह वादा किया था जब वो देश बना टूट के रूस में से कि मैं यूक्रेन कभी भी नेटो के साथ नहीं जुड़ेगा या ऐसी संधि में नहीं जाएगा, लेकिन सब उसके उलट हो रहा है। और ऐसे में अगर रूस देखता है
कि अमेरिका जो है वो उकसा करके यूक्रेन को और नजदीक आता जा रहा है अपनी मिसाइल लेकर के रूस के साथ में, तो रूस रिएक्ट करेगा, और रूस ने वही किया। और अब जो मेरे को लगता है पुतिन का जो इरादा है वो बहुत क्लियर है। एक तो जो पूर्व का क्षेत्र है आपका डोनबास का क्षेत्र, जहां पे लुहांस्क और डेनिस्क जो इनके दो क्षेत्र इन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित किए हैं, वहां से लेके और अगर नीचे दक्षिण में हम आए तो वहां पे एक लैंड कॉरिडोर मान लीजिएगा, जो कि मालडोवा कंट्री जहां पे रूस की सेना बैठी हुई है, वहां तक ये लोग सुरक्षित कर देंगे, ताकि ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव जो है पूरा का पूरा रूस के कंट्रोल में आ जाए और रूस की जो मेन लैंड है वो लैंड से भी और सी से भी सुरक्षित हो जाए। रही बात यूक्रेन के अंदर, ये चाहते हैं कि अब सत्ता पलट हो। जो जेलेंस्की है वो काफी बेवकूफी कर चुके, तो वहां पे दूसरी सरकार आनी चाहिए, और साथ ही साथ में डीमिलिटराइजेशन इनका मेन एम हो गया है। देखिए पिछले 2 दिनों के अंदर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूं, जितनी भी एयरफील्ड्स हैं 211 से लेकर 215 के करीब, सारी एयरफील्ड्स को तहस नहस कर दिया गया है। जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार्स हैं, सबके सब पूरे यूक्रेन के खत्म कर दिए गए हैं। जितनी भी इनकी कमांड एंड कंट्रोल था, या पॉलिटिकल लगा लो या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हैं, इन सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और सभी सैनिकों को यूक्रेन के ये बोला गया है खुद पुतिन द्वारा 2 बार कि भाई आप अपने घर जाओ। ये जो जेलेंस्की है ये और इसकी जो पार्टी है, बेसिकली ये नियो नाजीज हैं या ड्रग एडिक्ट टाइप के लोग हैं, जो कि आपके परिवार को आगे करके, और जो कि अभी कीव में हो रहा है, राजधानी में हो रहा है, आपके परिवार को आगे शील्ड बना करके लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बाहर करो ताकि आपके देश के अंदर जल्द से जल्द जो है सुरक्षा आ सके। लिहाजा मैं कहूंगा कि यह बात सही है, लेकिन रूस के हिसाब से अगर आप देखा जाए प्रोपेगेंडा के हिसाब से, तो रूस यह चाहता है कि अब यूक्रेन की जो सेना है वो अपने घर जाए, उनके सारे हथियार, जितने भी सोफिस्टिकेटेड टैंक हैं या फिर तोपें हैं या जहाज हैं, वो सब रूस कब्जाएगा और उसके बाद एक नई सरकार बनाएगा और रूस के दबदबे के अंदर यूक्रेन वहां पे काम करे, ताकि नेटो में जाने की सोचे भी ना। कर्नल दिनेश नैन, अब आगे क्या होने जा रहा है, ये सबके मन में सवाल जरूर है। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने विस्तार से बहुत अहम जानकारी साझा की है, कब कैसे और क्यों हुआ, लेकिन जो तबाही हो चुकी है वो हो चुकी है। अब पुतिन किन शर्तों पर यह युद्ध रोक सकता है, क्या शर्त फिलहाल पुतिन की है? आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, आप बखूबी जानते हैं किन शर्तों पर यह युद्ध अब रुक सकता है, और ये जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है और क्या तबाही चाहता है? इतनी तो तबाही हो चुकी है, अब ये कह रहा है, एक वीडियो जारी किया है, अभी आपने शायद देखा हो ना देखा हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता भी दूं, उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, मैं यहीं पर हूं, मैं कहीं भागा नहीं हूं, और आप सेना के कपड़ों में जाकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। देखिए, आज से 3-4 दिन पहले एक न्यूज चैनल में मुझसे सवाल किया गया था कि जेलेंस्की जो है ये जो एक्शन कर रहा है क्या होगा जी। तो मैंने कहा था कि यूक्रेन को मरवाएगा, और वही हो रहा है। आज भी कल रात का मैं आपको बताता हूं जी। कल रात को ब्रुसेल्स के अंदर नेटो की पहली बार, नेटो कंट्रीज जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये करीब 30 देशों का समूह है। पहले ये 1947 में लगभग 12 देश थे, लेकिन 1990 में जब रूस टूटा तो इन लोगों ने बेशर्मी के साथ टूटे हुए रूस के करीब 13 के करीब देश अपने साथ शामिल करके आज इनकी संख्या 30 हो गई है। और इनका जो आर्टिकल 5 है इनकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये कहता है कि अगर कोई भी देश इन 30 देशों में से किसी भी देश पर किसी प्रकार का अटैक करेगा तो सभी देश ये मानेंगे कि उन पे अटैक हुआ और वो मिल करके उसका सामना करेंगे। तो कल पहली बार ब्रुसेल के अंदर इन लोगों ने एक मीटिंग की। इन्होंने कहा कि हमने 40,000 के करीब जो पूरे के पूरे पूर्वी क्षेत्र से लगते हुए नाटो देश हैं रूस की तरफ, उसके अंदर सैनिक लगा दिए। जो इनका ऊपर की तरफ नॉर्थ सी से लेके आर्टिक ओशन है, उसके अंदर 120 के करीब इन्होंने पानी के जंगी जहाज खड़े कर दिए। 3 के करीब जो है एयरक्राफ्ट कैरियर वहां लगा दिए। जी जी दिनेश नैन साहब, 100 के करीब ऐसे एयरक्राफ्ट हैं, वो चाहे वो आप यूरोफाइटर बता दीजिए इंग्लैंड के या फिर फ्रांस के या अमेरिका के, वो तैयार खड़े हैं। लेकिन एक अचरज की बात क्या हुई, कल रात जेलेंस्की की और अमेरिका के प्रेसिडेंट की फिर बात हुई। हाँ बिल्कुल हुई। उन्होंने कहा इसको जेलेंस्की को कि भाई अगर आपको सुरक्षित निकलना है तो मैं आपको मदद कर देता हूं, और रूस यही चाहता है। लेकिन इसने फिर बेवकूफी की, इसने कल फिर रूस को बोला मैं बात करना चाहता हूं, और तो ऊपर से अपनी सेना को भड़का रही है। और दिनेश नैन जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं, इसी से जुड़ी एक खबर भी है और उस पर मेरा सवाल भी आपसे होगा। मैं खबर एक बार दर्शकों को बता दूं,
जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की को एक वीडियो संदेश जिसका हम जिक्र कर रहे थे जारी किया है। झूठ और अफवाहों पर ध्यान न दें, ये ज़ेलेंस्की कह रहा है। और यह भी कहा गया कि मैं कीव छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, ये ज़ेलेंस्की कह रहा है। एक बड़ी बात नैन साहब आप भी सुनिएगा, यह भी कहा गया कि हम रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, इस सवाल बड़ा था। अब उनकी ओर से कहा गया कि हम रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की का एक वीडियो हम दिखाते दर्शकों को, उसके बाद हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश नैन साहब जुड़े हुए, उनसे मायने समझते हैं इस बयान के जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जारी किया वीडियो संदेश के जरिए। वो बयान सुनिए आप। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर आपने देखी और एक बार फिर से जानकारी आपको देना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने ज़ेलेंस्की का जो बयान है उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नेता है जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, नैन साहब ये अभी भी कह रहा है कि मैं कीव छोड़कर नहीं जा रहा हूं। अब पुतिन कह रहे हैं कि आप तो अपने नागरिकों को ढाल बना रहे हैं, ये बंद कीजिए। अब फिर कह रहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं नैन साहब जो आपने भी कहा कि जो यूएस के जो करता धरता है, अमेरिका के राष्ट्रपति है बाइडेन साहब, उनसे जो आधे घंटे की बातचीत हुई है, कहीं और कोई आश्वासन तो नहीं दे दिया झूठा जिसके बल पर अब ज़ेलेंस्की ये सब कुछ कर रहा है? देखिए, अमेरिका को भी अच्छी तरह से पता है कि उसकी करीब से 71% पॉपुलेशन नहीं चाहती कि अमेरिका किसी भी हालत में यूक्रेन में अपना पांव डाले जी। ना ही वो अपनी सेना भेजना चाहती है। कल रात 14 मिनट की जो बातचीत हुई थी इनकी आपस में, उसमें इनको कहा गया था, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट में भी आज मॉर्निंग में न्यूज आई है कि भाई आप जो है अगर रास्ता चाहते हो, सेफ रास्ता, तो हम आपका इंतजाम कर देते हैं, क्योंकि रूस अब मानने वाला नहीं है बगैर सत्ता बदले। तो अगर आपके जान माल को खतरा है तो आप बताइए। लेकिन इस आदमी को समझ नहीं आ रहा। देखिए, रूस चाहता तो कल रात को ही कीव को घेर लेता और कीव को तहस नहस करके कीव पे कब्जा कर लेता, राजधानी पे यूक्रेन की। लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि रूस नहीं चाहता सिविलियंस का नरसंहार हो। इस तरह का काम वो नहीं करना चाहता। जबकि इसके उलट जो ज़ेलेंस्की की तो सेना है, उसने कीव की राजधानी के अंदर जो बिल्डअप एरिया है, रिहायशी एरिया है, उसके अंदर अपनी पोजीशंस ले रखी है जी। तो लिहाजा उनको साफ करने के लिए अब रूस की जो स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स है जी। वो अब कीव के अंदर लॉन्च कर दी गई है। कीव को चारों तरफ से घेर लिया गया है टैंकों द्वारा। कोई वहां पर रेंफोर्समेंट नहीं आ रही, ना ही जो इनका जो होस्मोल जो एयरपोर्ट है 10 किलोमीटर दूर, उसको भी रूस ने अपने कब्जे में कर लिया है। और जो इनका न्यूक्लियर प्लांट है उसको भी कब्जे में कर लिया है। सिर्फ थोड़ी देर की बातचीत है, थोड़ी देर का थोड़ा खेल है, क्योंकि बस रूस नहीं चाहता कि वहां पे जो सिविलियन लोग हैं उसकी कैजुअलिटीज हो, जिसकी बुराई जो है वो पुतिन के सर पे आए, वो ये नहीं चाह रहे। परंतु इस जो ज़ेलेंस्की का ये स्टेटमेंट बार बार देना कि आप अफवाहों पे मत जाओ, आप ये मत करो, वो इसलिए है क्योंकि ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो मैरियोपोल हो, चाहे वो आपका जो है डॉनबास का इलाका हो, हर जगह पे जी छुटपुट तरीके से जो यूक्रेन की सेना है उसने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, इनकी सारी कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो चुका है, ऊपर से नीचे कंफ्यूजन जा रहा है। तो ऐसे में इस तरह का थोड़ा सा मनोबल ऊंचा करने के लिए वो ये काम कर रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि आज रात शायद कीव का खेल खत्म हो जाएगा और ज़ेलेंस्की अगर नहीं माना तो या तो मारा जाएगा या फिर पकड़ा जाएगा, दोनों में से एक बात तो होनी है। बहुत अहम बात कही है नैन साहब। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि खबरें अब तक भी एक मुहिम चला रहा है, हमें भारतीय छात्रों की भी बहुत चिंता है और आप जानते हैं सरकार भी अपने स्तर पर अभी कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी भी सैकड़ों की हजारों की संख्या में हमारे भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। जब भी इस तरह की युद्ध की स्थिति होती है, नैन साहब आप बेहतर जानते हैं, तो जो हमारे नागरिक कहीं फंसे हुए या किसी भी देश के नागरिक फंसे होते हैं, जो कूटनीतिक रणनीति होती है, जो हमारे संबंध होते हैं किसी देश से, खासकर रूस से जो हमारे संबंध है, उसके बिना पर हमें कोई मदद मिल पाती है कि हमारे जो नागरिक है वो सेफ रहें और सकुशल हमारे देश वापस आ जाएं? कोई आप हौसला देना चाहेंगे उन परिजनों को भी जो चिंतित है काफी कि हमारे बच्चे वहां पर, हमारे जो छात्र वहां पर हैं, नागरिक हमारे वो मौजूद हैं और वो आ पाए सकुशल?
देखिए, भारतीय सरकार रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में है जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है कल ही पुतिन से भी बात किया था कि हमारे काफी संख्या में बच्चे जो है स्टूडेंट्स जी वो खार्किव इलाके से लेकर के, कीव से लेकर के और विनित्स्या जो इलाका है वहां तक जो है फंसे हुए हैं और जी। उनको हम निकालना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे जो एमईए के जो मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, इन्होंने यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी बात की है। और चूंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, देखिए पहले ही हमारे जो एम्बेसी है यूक्रेन ने, जी। उन्होंने इन सब के साथ में जो है आपस में रास्ता कायम कर लिया था, इन सबको मैसेज चले गए थे। लेकिन जब तक हम लोग कोई एक्शन ले पाते तब तक अचानक रूस ने ये अटैक कर दिया। और लिहाजा ऐसी सिचुएशन के अंदर बड़ी समझदारी के साथ में हमें काम लेना होता है। हमारे जो एम्बेसी है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सरकार है, वो अभी हर शहर के अंदर और हर जो नागरिक है हमारा, हमारे जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, इनसे संपर्क में है। और इन सबको बोला गया है कि आनंद फानन में ये रोमानिया के बॉर्डर की तरफ या पोलैंड के बॉर्डर की तरफ या हंगरी के बॉर्डर की तरफ भागने की कोशिश ना करें। सिचुएशन बाहर खराब है और इनको बताया गया कि जहां भी ये बंकर में बैठे हैं, ये अपना एम्बेसी के साथ संपर्क में है और ये एम्बेसी इनको निकालने के लिए वहां से सेफ कॉरिडोर्स का इंतजाम कर रही है। तो मेरा मानना यह है कि कुछ थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है, कभी पानी लेट मिल जाए या खाना लेट मिल जाए, लेकिन लड़ाई के इस माहौल के अंदर इन हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे इन बच्चों को अपना धैर्य नहीं खोना है, ना ही इनके माँ बाप को खोना है। और मुझे बिल्कुल। पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काबुल के अंदर से अपने नागरिकों को निकाला था इतनी भयंकर स्थिति में, तो यहाँ पे तो उससे बहुत कम भयंकर स्थिति है और हम लोग अपने बच्चों को सही सलामत निकालने में जरूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने हौसला दिया है उन परिजनों को भी जो लगातार चिंता में है, और उम्मीद करेंगे जैसा आपने कहा वैसा ही हो और सरकार जल्द से जल्द हमारे बाकी भारतीय छात्रों को, अपनों को वापस देश लेकर आए। शुक्रिया आपका नंद साहब, आपने तमाम अहम जानकारी हमसे साझा की है।